कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2 in 1 कॉमिक्स। राजनगर की तबाही भाग तीसरा। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने लिए भाग 1 और 2 की वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। और फिर लोन में ये सब क्या चक्कर है नागराज? तुम इस नए रूप में क्यों हो? एक सेकंड के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। धीरज रखो, मैं सब बताता हूँ। और फिर नागराज ध्रुव को सब बताता चला गया, अपना नया रूप धरने के बारे में और ध्रुव के पास आने के लिए मजबूर करने वाली समस्या के बारे में भी। ओह, फिर वे आदिमानव एकाएक गायब भी हो गए। हाँ, चिंता की बात तो यह है कि वे सभी राजनगर की तरफ भाग कर आए हैं। अगर वे यहाँ तक पहुँच जाते तो काफ़ी खून खराबा कर सकते थे। ओह, अगर ये हादसा एक ही बार हो चुका है तो दोबारा भी हो सकता है। तुम यहीं पर रुककर श्वेता के साथ गप्पे मारो भारती। मैं नागराज के साथ जाकर कंट्रोल स्टेशन का इलाका चेक करता हूँ। और इसी वक्त राजनगर के दूसरे हिस्से में तो तुम लोग बैंक नहीं लूट पाए, एक जबरदस्त प्लानिंग के बावजूद भी, क्योंकि वहां पर सुपर कमांडो ध्रुव आ गया था। अगर ऐसा था तो तुम लोग सुपर कमांडो ध्रुव के हाथों से कैसे बच निकले? बताओ कमांडर नताशा को बताओ, क्योंकि इनको मैंने बचाया। तुम कौन हो? तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तुम्हारे आदमियों का पीछा करते करते इनको उस लड़के से बचाने के पीछे मेरा मकसद यही था। ओ, क्या चाहते हो हमसे? पहले अपने आदमियों को बाहर भेजो, फिर बताता हूँ। और उस रहस्यमय स्पेसशिप में, वाह, इमेज ने भी अपना शिकार ढूंढ लिया है। मैंने भी राजनगर को तबाह करने का तरीका ढूंढ लिया है। नंबर 1, 16वीं शताब्दी की एक बर्बर और खूंखार सेना। शाबाश, ये मध्यकालीन युग के सैनिक किसी भी चमत्कार से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। और जब ये राजनगर में घुसेंगे तो ऐसी तबाही मचेगी, ऐसी तबाही मचेगी कि आहा, मज़ा आ जाएगा। उधर ध्रुव और नागराज कंट्रोल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। यही वो जगह है ध्रुव। इस वक्त जहां पर कंट्रोल स्टेशन है वहां पर एक गुफा उभर आई थी। सारे आदि मानव उसी से बाहर निकले थे। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। उनके पैरों के निशान तक नहीं है। सब कुछ गायब है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं है नागराज कि किसी अजीबोगरीब घटनाक्रम में फंसकर तुम और भारती भूतकाल में चले गए हो कुछ समय के लिए? नहीं ध्रुव, अगर ऐसा होता तो राजनगर की वे इमारतें भी गायब हो गई होती जो हमको इस स्थान से दिखाई पड़ती रहती है। पर वे इमारतें उस समय भी नजर आ रही थी। श्श, नागराज, उधर से तूफान जैसी आवाज़ कैसी आ रही है? धूल भी उड़ रही है। नागराज ने भी उधर नज़र घुमाई और उसकी आंखें फैलती चली गई। हे देव काल जय, ये तो मध्यकालीन युग की एक सेना है ध्रुव, और ये राजनगर पर हमला करने जा रही है। राजनगर पर एक और हमला, पहले आदि मानवों का और अब एक मध्यकालीन सेना का। ये सब क्या हो रहा है? मैं स्टार ट्रांसमीटर पर राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर को खबर तो भेज सकता हूँ, लेकिन जब तक वे लोग इनको रोकने की तैयारी करेंगे तब तक तो ये बर्बर सैनिक कई राजनगर वासियों को मौत के घाट उतार चुके होंगे। इनको यहीं पर रोकना होगा। लेकिन ये तो हजारों की संख्या में है। हम दो लोग इनको कैसे रोकेंगे ध्रुव? तुम्हारे पास तुम्हारी सर्व सेना है नागराज, और मेरे पास है जानवरों से बात कर सकने की शक्ति। तो फिर आओ, हो जाए 2 से हजारों का मुकाबला। लेकिन इनको जान से न मारने का ख्याल रखना नागराज। जो कुछ हो रहा है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है।
और दो रणबांकुरे उस बर्बर सेना का रास्ता रोकने के लिए मैदान में आ डटे। अगले ही पल कई नुकीले हथियार दोनों की तरफ लपके। ध्रुव तो उछल कर बच गया, लेकिन नागराज ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। भाले और तलवार उसके शरीर में आ धसे, लेकिन नागराज खड़ा रहा। सैनिकों के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए यह दृश्य पर्याप्त था, और इससे पहले कि वे संभल पाते, नागराज का हमला शुरू हो गया। इस अनोखे हमले से सैनिकों के साथ साथ घोड़े भी भड़क उठे। ध्रुव ने भी अपना मोर्चा संभाल कर रखा हुआ था, और वह दुश्मन सेना पर हमला करने के साथ साथ दुश्मनों के बीच से ही अपने नए मित्र बनाता हुआ जा रहा था। हिंद हिंद, जो ध्रुव की सहायता करने को तुरंत तैयार होते जा रहे थे। नागराज अपनी सभी शक्तियों को प्रयोग में ला रहा था, लेकिन सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करने के लिए, मारने के लिए नहीं। असर हो जरूर रहा था, लेकिन 1000 सैनिकों की सेना के लिए सिर्फ इतना ही प्रयास काफी नहीं था। बात बन नहीं रही है ध्रुव। हम इतने प्रयासों के बाद भी सिर्फ कुछ ही सैनिकों को रोक पाए हैं। इस तरह से तो हम इनको राजनगर पहुंचने से कभी नहीं रोक पाएंगे। किसी भी बड़ी से बड़ी सेना को रोकने का एक रामबाण तरीका है नागराज, और वह यह है कि उसके सेनापति को खत्म कर दो। सैनिक अपने आप हथियार डाल देंगे। वह है उसका सेनापति, उस हाथी पर सवार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बर्छी, भाले और तलवारों से लेस हजारों सैनिकों को पार करना पड़ेगा, और वह वहां तक न मेरे नाक पहुंच सकते हैं और न ही विष पुकार। मेरे दिमाग में एक योजना है नागराज, और उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग चाहिए। बस जहां जहां मैं जाऊं, मुझको अपने नाग सैनिकों द्वारा कवर करते रहना। ठीक है ध्रुव, क्या है तुम्हारी योजना? ध्रुव की योजना सुनते ही नागराज की आंखें चमक उठी। और ध्रुव के जाते ही, ध्रुव की योजना तो जोरदार है, लेकिन उसको सहायता पहुंचाने के लिए मेरे सर्पों का सटीक निशाना होना चाहिए, और उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग सर्प बाण की तरह करना होगा। ये मुड़ा सांप और बन गया कमान, और बेहोश सैनिकों का कमरबंद बनेगी डोरी। ऐसे तैयार हो गया नागराज का नाग धनुष। ध्रुव भी अपनी तैयारी कर चुका था। घोड़ों का हिनहिनाना इस बात का सबूत था कि वे ध्रुव की बात समझ गए हैं। और अगले ही पल ध्रुव अपने साथियों के साथ बिना एक बूंद भी खून बहाए दुश्मन सेना को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। सेना में घुसते ही सारे सैनिक ध्रुव पर टूट पड़े, लेकिन उन खाली घोड़ों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जो सेना में बेधड़क अंदर घुसते जा रहे थे। इधर नागराज का नाग धनुष बिजली की सी गति से नागबाण छोड़े जा रहा था, जो सटीक निशाने पर जाकर लग रहे थे। ध्रुव पर उठने वाले शस्त्र ध्रुव तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ उस खाली घोड़े पर आ टिका, जो सेना में काफी अंदर तक घुस चुका था। और फिर नागबाणों की आड़ में सुरक्षित ध्रुव एक दूसरे घोड़े पर जा पहुंचा, जो सेना में अंदर तक घुस चुका था। और वहां से उस घोड़े पर, जो सेना में इतना अंदर पहुंच चुका था कि वह ठीक सेनापति के हाथी के सामने खड़ा था। नागराज के बाण इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन अब ध्रुव को इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने बाजी जीत ली थी। सेनापति अब ध्रुव के शिकंजे में था, और पूरी सेना असहाय सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। सेना के साथ साथ कोई और भी यह दृश्य देख रहा था। ये क्या हुआ नंबर 2? इस पृथ्वीवासी युवक ने तो सेना नायक को अपने कब्जे में ले लिया है। नंबर 1, और बिना सेना नायक के निर्देश दिए सेनाएं लड़ नहीं सकती। ऐसा तो हमारे यहाँ भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये खूंखार और बर्बर सेना राजनगर की तरफ नहीं बढ़ेगी।
एकदम ऐसा ही है नंबर वन। तो फिर अब ये सेना हमारे किसी काम की नहीं रही। किरणों को बंद कर देना चाहिए। किरण के बंद होते ही खट, सब कुछ फिर से सामान्य स्थिति में आ गया। ये क्या हो गया नागराज, एकाएक ही सब कुछ गायब हो गया। ऐसा ही उन आदिमानवों के साथ भी हुआ था, वे भी एकाएक ही अदृश्य हो गए थे। इन समानताओं के अलावा इन दोनों घटनाओं में एक और भी समानता है नागराज। कौन सी समानता? सोचो नागराज, दोनों ही घटनाओं में ये लोग तभी अदृश्य हुए जब इनका राजनगर की तरफ बढ़ना रोक दिया गया था। यानी इनका मकसद राजनगर को तबाह करना था। इनका मकसद नहीं नागराज, ये तो सिर्फ मोहरे है। इनके जरिए कोई और ही राजनगर को तबाह करने की कोशिश में है। तुम्हारी बातों में दम तो लगता है ध्रुव, लेकिन एक गड़बड़ है। अगर कोई इन खूंखार प्राणियों को राजनगर की तबाही के लिए प्रकट कर रहा है तो यहाँ क्यों कर रहा है? सीधे राजनगर के अंदर ही क्यों प्रकट नहीं कर देता? पता नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन के अलावा और कुछ नहीं है। कहीं इससे इन घटनाओं का कोई संबंध तो नहीं है? तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में काम करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है नागराज? इस स्टेशन में सिर्फ एक आदमी रहता है ध्रुव, एक मेंटेनेंस इंजीनियर, बस। क्योंकि ये पूरा स्टेशन ऑटोमेटिक है और वो इंजीनियर भी छुट्टी पर गया हुआ है क्योंकि फिलहाल कंपनी खरीदने के चक्कर में काम ठप पड़ा हुआ है। और कंट्रोल स्टेशन की सुरक्षा के लिए गार्ड वगैरह नहीं थे, लेकिन पहल जाके रखे गार्डों पर हमको भरोसा नहीं था, इसलिए हमने उनको निकाल दिया और हमारे गार्ड्स आज शाम तक आ जाएंगे। और इस बीच में कोई कंट्रोल स्टेशन में घुस गया तो नहीं घुस सकता, क्योंकि इस चारों तरफ से सील। कंट्रोल स्टेशन में सिर्फ एक ही रास्ता है और उस पर एक इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा लगा है जो सिर्फ एक खास कोड वर्ड से खुल सकता है। यानी इस स्टेशन से गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है? फिलहाल तो नहीं। तो फिर आओ घर चलकर सोचते हैं कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। और इसी वक्त राजनगर के एक दूसरे हिस्से में यानी हमको काम बाद में बताओगे, ठीक है? लेकिन अगर हम तुम्हारा काम कर देते तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा एक ऐसे आधुनिक शस्त्रों का एक बड़ा जखीरा जिसको धरती के बड़े से बड़ा अस्त्र भी हरा नहीं सकता। तो क्या ये हथियार धरती के बाहर के हैं? कौन हो तुम? इन सवालों का जवाब ढूंढकर अपना समय व्यर्थ मत करो। काम हो जाने के बाद भी ये हथियार तुम्हारे पास ही रहेंगे और इनसे तुम चाहो तो धरती पर राज कर सकते हो और चाहो तो धरती को नष्ट कर सकते हो। तुम किस काम की इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार हो? इमेज। तुम मेरे को इमेज कह सकते हो और काम समय आने पर बता दिया जाएगा। तब तक इंतजार करो। और स्पेसशिप में हमारा दूसरा भीषण वार भी बेकार हो गया। अब तक के हमारे दोनों तरीके पृथ्वी के इतिहास में से लिए हुए थे, इसीलिए इन हमलों को रोकने में पृथ्वीवासी सफल रहे। अब हमको कोई ऐसा जबरदस्त हमला सोचना पड़ेगा जो पृथ्वीवासियों ने कभी देखा ही न हो, जिससे वे कभी लड़ ही न सकते हो। आपने एक बात का ध्यान दिया नंबर वन, हमारा रास्ता 3 बार रोका गया है। पहली बार इमेज को, दूसरी बार आदिमानवों को और तीसरी बार इस बर्बर सेना को। और तीनों ही बार हमारा रास्ता काटने वाले ये दोनों पृथ्वीवासी ही थे। इस बात पर तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था नंबर 2। हम लोगों को इन दोनों पर नज़र रखनी होगी ताकि ये इस बार हमारी योजना पर पानी न फेर सके। मैं रखता हूँ। और राजनगर में कहो भारती, बोर तो नहीं हुई? बोरियत कैसी? मैं तो श्वेता को वीडियो गेम खेलते हुए देख रही थी, कमाल का खेलती है। अरे अरे, ये लेजर तोप कहाँ से आ गई? वो मारा, खत्म हो गई लेजर तोप भी। श्वेता इज ग्रेटेस्ट। अब ये टेंटे पॉपो बंद कर श्वेता, और मेहमानों के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ओफो, ठीक है ठीक है, मैं गेम को पोज कर देती हूँ। और इसी वक्त रीचा और ब्लैक बेल्ट के ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट में
मेरी किस्मत में शायद शनि की दशा चल रही है। डॉक्टर भंडारी का जो मैग्नेटिक रिसोनेटर मेरी स्नायु तंत्र की बीमारी को रोक सकता था, वो ब्लास्टो ने नष्ट कर दिया है। लेकिन उससे मिलता जुलता कोई ना कोई यंत्र तो दुनिया में कहीं ना कहीं पर होगा ही, और इंटरनेट से मुझे उस जगह की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर बैंक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अगर कुछ हाथ लग गया तो ठीक है, वरना तो मरना तो है ही। ऋचा अपनी परेशानियों से जूझ रही थी, और कोई और अपनी परेशानियों से सोचो सोचो। नंबर 2, कोई अनोखा तरीका सोचो राजनगर को तबाह करने का। अरे, जब हम राजनगर को तबाह नहीं कर पा रहे हैं तो लंदन और न्यूयॉर्क को कैसे तबाह करेंगे। नंबर 1, इधर देखिए, यह वह मॉनिटर है जो नागराज और ध्रुव नामक पृथ्वीवासियों की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। देखिए इस वक्त उस पर क्या आ रहा है। अरे, इस मॉनिटर की स्क्रीन पर तो अजीबो गरीब सी तस्वीरें नजर आ रही है। नंबर 2, ऐसा दृश्य तो मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखा। ये कोई दृश्य नहीं है नंबर 1, ये वीडियो गेम है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक खेल है जिस पर पृथ्वीवासी भविष्य के खेल खेलते हैं। भविष्य के खेल, वाह वाह। अगर ये खेल वास्तविक होकर राजनगर में उतर आए तो क्या होगा नंबर 2। तबाही नंबर 1, तो तुम तुरंत ही इस वीडियो कैमरे को नकल करके इन आकृतियों को किरण के द्वारा राजनगर में भेजने की व्यवस्था करो।